आपने मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो देखा है NHIA में कि नहीं देखा? देखा। पॉलिटिकल प्रेशर ये है कि आप नंगे हैं कार में, हाईवे में आप नंगे होने के बावजूद झुकने को तैयार हैं। हम वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उस पैसे से खरीद रहे हैं जो हमारे पास है नहीं, और वो इकट्ठा कर रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल कभी कर नहीं पाए। जिसको पैसा नहीं कमाना है उसके लिए इस नौकरी में कोई चैलेंज नहीं है, कोई चार्म नहीं। नंबर 2, अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हम कोडीन का धंधा करते, हम आलोक सिंह सिपाही की तरह वो साला सिपाही होके इतना कर ले रहा है तो हम इतने बड़े अफसर होके इससे बड़ा काम करेंगे। तो हम छोटे काम नहीं करते हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए थे, ठेकेदारों की सेवा करने के लिए नहीं आए थे, माफ़ करिएगा। ना ही हम बिजनेसमैन की सेवा करने आए थे, हम तो छोटे आदमी को ऊपर तक उठाने के लिए आए थे और अभी भी उसी के पे कायम है। तो इसी तरह गेट बना देने से, भक्ति मार्ग के लोगों को VC बना देने से हिंदुस्तान को आप गर्द में ले जा रहे हैं। करप्शन के मामले में बड़ी अच्छी लाइन्स थी, वो रिश्वत खा रहे चुप रहिए, फूलते जा रहे चुप रहिए, शक्ल देखी न कभी दफ्तर की वो तनख्वाह पा रहे चुप रहिए। ये दूसरे को लगता है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, हम उस सिस्टम के अंदर रहे हैं, हम थूकते हैं उनकी जिंदगी। हमारे भगवान राम काले कभी थे ही नहीं, और वो भी वहां जहां जन्म स्थान में, जन्म में तो वो काले थे ही नहीं। ये काले भगवान कैसे हो गए हमारे, आप बताइए। ये तो हमारी आस्था को चोट पहुंचाई है इस सरकार। राकेश जी उस पद पर रहते हुए वो काम नहीं कर सकते थे जो वो रिजाइन करने के बाद कर रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छा मानते हैं, और बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत खराब मानते हैं। बहुत खराब मानते हैं। देखिए, हमने नौकरी छोड़ी है, ना अपना तेवर छोड़ा है, ना उद्देश्य छोड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि उस नौकरी में रह के आप बहुत कुछ कर सकते थे। किसके लिए कर सकते थे आप बताइए? उद्योगपति के लिए काम करेंगे, ये ठेकेदारों के लिए काम करेंगे, दलालों के लिए काम करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमारी नहीं इच्छा है काम करने की। तो नौकरी में रह के सिर्फ आप दलालों के लिए काम करते हैं, उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं गरीब आदमी के ऊपर। अगर सरकार चाहती है तो मुझसे कहे, मैं जेमिनी होटल पे लखनऊ पे बुलडोजर चलवाऊंगा। आप कहते हैं कि सहारा शहर इलीगल बसाने क्यों दिया साला? किसने बसाने दिया? और बसा तो चलाओ बुलडोजर, तुम्हारी औकात है। ये उठे हैं जब भी हाथ तो बदली हैं किस्मतें, मजबूर है खुदा भी दुआओं के सामने। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें, अगर हमारा रास्ता काटेंगे तो हम काट देंगे, ये भी बता दें। डॉक्टर राकेश वर्मा के बारे में मैं छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय दे दूं कि ये पूर्व IAS रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने क्या सोच के उस सेवा को परित्यक्त किया? क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है ये कि IAS जैसे पद से डिजाइन कर देना। देखिए, सबसे पहले तो जिस कुर्सी पे हम बैठे थे, उस कुर्सी पे इसलिए बैठे थे कि हमें रिस्क लेना आता था। तो हमें ये लगा कि हमें वो रिस्क लेने की जो हमारे में काबिलियत है वो ख़त्म हो रही है उस नौकरी में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम इतना मरने के बावजूद कोई चेंज नहीं ला पा रहे हैं सोसाइटी में। तो इससे अच्छा है कि बाहर चल के देखा जाए, और अगर बाहर आके कुछ कर सकते हैं तो बाहर आके किया जाए। क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब नौकरी में आए थे तो ऑब्जेक्टिव क्या था आपका। हर एक आदमी का नौकरी में आने का ऑब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल। जैसे आप किसी यूथ से पूछें कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों IAS PCS बनना चाहता है, तो वो यही कहेगा कि सत्ता के लिए आना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हमें लगा नौकरी में आके कि अब इस नौकरी में जिसको पैसा नहीं कमाना है उसके लिए इस नौकरी में कोई चैलेंज नहीं है, कोई चार्म नहीं है। जिसको पैसा कमाना है वो तो अपना इस नौकरी में है, और जिसको नहीं कमाना है उसके लिए कोई विशेष कोई चैलेंज है नहीं। तो हमने कहा नए चैलेंज देखे जाए, आगे का रास्ता देखा जाए।
और दूसरा ये है कि हम जिंदगी में सक्सेसफुल तभी हुए जब हमने दरवाजे बंद किए। हमें दरवाजे बंद करना बहुत पसंद है। जब तक दरवाजा आप बंद नहीं करते हैं तब तक नया दरवाजा खुलता नहीं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब वीआरएस ले लिया जाए और देखा जाए, थोड़ा सा डी एडिक्शन किया जाए। सत्ता का नशा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो नशा जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको डी एडिक्शन पे जाना पड़ता है, क्योंकि सत्ता के नशे से बढ़ के दुनिया में कोई नशा नहीं। नंबर 2, अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हम कोडीन का धंधा करते। हम आलोक सिंह सिपाही की तरह, वो साला सिपाही होके इतना कर ले रहा है तो हम इतने बड़े अफसर होके इससे बड़ा काम करेंगे। राइट सर। तो हम छोटे काम नहीं करते हैं। वो तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या राकेश जी उस पद पर रहते हुए वो काम नहीं कर सकते थे जो वो रिजाइन करने के बाद कर रहे हैं? हम लोगों की सेवा करने के लिए आए थे, ठेकेदारों की सेवा करने के लिए नहीं आए थे, माफ करिएगा। ना ही हम बिजनेसमैन की सेवा करने आए थे। हम तो छोटे आदमी को ऊपर तक उठाने के लिए आए थे और अभी भी उसी के पे कायम है। देखिए, हमने नौकरी छोड़ी है, ना अपना तेवर छोड़ा है, ना उद्देश्य छोड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि उस नौकरी में रह के आप बहुत कुछ कर सकते थे। किसके लिए कर सकते थे आप बताइए? उद्योगपति के लिए काम करेंगे? ये ठेकेदारों के लिए काम करेंगे? दलालों के लिए काम करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमारी नहीं इच्छा है काम करने की। तो नौकरी में रह के सिर्फ आप दलालों के लिए काम करते हैं, उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं गरीब आदमी के ऊपर। अगर सरकार चाहती है तो मुझसे कहे, मैं जेमिनी होटल पे लखनऊ पे बुलडोजर चलवाऊंगा। सरकार क्या ये बात झेल सकती? क्या आप जानते हैं कि जेमिनी होटल का जो है कोर्ट से डिमोलिशन ऑर्डर भी हो गया? यह तमाम चीजें हैं। आप कहते हैं कि सहारा शहर इलीगल बसाने क्यों दिया साला? किसने बसाने दिया? और बसा तो चलाओ बुलडोजर, तुम्हारी औकात है, मेरी औकात है चलाने की, लेकिन तुम्हारी नहीं है ना चलवाने की। तुम्हारी औकात सिर्फ बुलडोजर चलाने की है गरीब के ऊपर। मैं गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं करूंगा। मैं वैसे ही बहुत जुर्म कर चुका हूं, और वो जुर्म मैंने सिर्फ नौकरी की वजह से किया, क्योंकि मुझे नौकरी में रहना था। तो अब मेरी इच्छा नहीं है ये छोटे जुर्म करने की, मैं बड़े जुर्म करना चाहता हूँ। और ये बात बिल्कुल लोग गलत बोलते हैं कि नौकरी में रह के आप कुछ कर सकते हैं। नौकरी में रह के आप इतने साल सिर्फ दलाल आपके पास आते हैं, उद्योगपति आते हैं, गरीब आदमी के पास आपको स्वयं जाना पड़ता है। क्योंकि गरीब आपके वहां तक एंट्री नहीं मिलती, उसको इतनी आसानी से पहुंच उसको आसानी से एंट्री नहीं मिलती। तो गरीब के पास आप स्वयं जाते हैं, और जब ये नौकरी आप करते हैं तो आपको दुआ पे विश्वास होने लगता है, क्योंकि गरीब आदमी के पास दुआ के अलावा देने के लिए कुछ है ही नहीं। एक शेर आपको पेश करता हूं कि उठे हैं जब भी हाथ तो बदली हैं किस्मतें, मजबूर है खुदा भी दुआओं के सामने। क्या बात है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आए किस लिए है नौकरी, और 24 घंटे वही चेहरे, वही दलाल, वही पत्रकार, उनको देखते हुए ना अब नफरत आती है। तो हमने कहा कि अब हमको इस सिस्टम से बाहर निकलना है। वो सिस्टम एक चक्रव्यूह है, जिसमें 3-4 जो आपके धड़ माने जाते हैं, मीडिया, पॉलिटिशियन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्या ये दुनिया इन चारों लोगों से ही बनी हुई है क्या? दुनिया इससे बहुत बड़ी है। और जिसको भी लगता है कि दुनिया ये है, वैसे लोग हैं जो एक्सटेंशन पाने के लिए मरते रहते हैं। वो जब नौकरी ज्वाइन करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमें 60 साल जब पूरा करेंगे तो एक्सटेंशन कहाँ मिलेगा।
हम सलाहकार बनाए जाएंगे कि नहीं बनाएंगे जाएंगे, वो विद्युत नियामली आयोग में मेंबर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, आरटीआई में बनेंगे, तो ऐसे भी लोग हैं, उनकी ज़िंदगी उनको मुबारक। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें, अगर हमारा रास्ता काटेंगे तो हम काट देंगे, ये भी बता दें। आपको लगता है कि क्या वाकई में एक 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 तरफा हो गया है मामला, अच्छे लोगों का पूरे तरीके से अभाव हो गया है ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में? देखिए, अगर अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये तो ये है कि वो जो 95 लोग हैं जो, और वो 5% लोग जो हैं वो संभाले हुए हैं, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना। तो ब्यूरोक्रेसी में सर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपने पद का सम्मान करते हुए और उन लोगों के लिए काम कर रहे होंगे जिनके लिए वो काम करना चाहते हैं, किसी ना किसी, क्योंकि पॉलिसी मेकर होते हैं सर आप लोग तो। आप ही लोग पॉलिसियां बनाते हैं, आप ही लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। पॉलिटिशियन से ज़्यादा आपका रोल होता है उसमें। हम्म। देखिए, आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन आप काम करेंगे लोगों के लिए, या आप कहते हैं कि आप अपने हिसाब से काम करो, लोग कहते हैं, लेकिन आपको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम लीडर हैं तो हम अपनी कौम को बचा के रखते हैं, हमारी कौम के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। कौम का मतलब मैं समझा नहीं। कौम का मतलब ये है कि जो हमारे साथ उस टीम के मेंबर हैं, मान लीजिए किस विभाग में आप जाते हैं, वहां आप रिफॉर्म करना शुरू करते हैं। रिफॉर्म करने के बाद देखिए, कोई भी आदमी रिफॉर्म अकेले नहीं कर सकता, ये दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दुनिया एक दूसरे से मिलके चलती है, बिल्कुल, एक कलेक्टिव उसमें एनर्जी की जरूरत ये कलेक्टिव जरूरत होती है, और रिफॉर्म करने के लिए तो और कलेक्टिव कलेक्शन चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप करने निकलते हैं तो आप कुछ दूर चलते हैं, 6 महीने आप चले, आपने कुछ रिफॉर्म करने की शुरुआत की, आपके साथ कुछ लोग जुड़े, फिर 6 महीने में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ट्रांसफ़र हम कितनी बार ज़िंदगी में झेलें, आप बताइए। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे साथ टीम में खड़ा है उसको तुम कहते हैं, अरे तुम साहब के साथ चले गए थे, तुम साहब का साथ दे रहे थे, आप देखो बताते हैं क्या करते हैं, अब वो कहाँ हैं। तो ये जो, देखिए, हम जिंदगी में दूसरों की जिंदगी खराब करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। भाई हमारा नहीं वो बिगाड़ पा रहे हैं, तो वो जो हमारा जिसने साथ दिया उसका बिगाड़ रहे हैं, और वो इसलिए बिगाड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया सच्चाई में। तो ये तो कोई इंसानियत है नहीं ना। तो अब आप कहते हैं कि उसमें कर लो, आपको एक वाकया बताते हैं जी। वो वाकया ऐसा है जिसने हमें सोचने के लिए मजबूर किया, और ये ऐसे कई वाकये हुए, क्योंकि कोई भी आदमी वीआरएस एक पल के डिसीजन में नहीं लेता। बिल्कुल। 2017 में भाजपा की सरकार बनी, और किसी ने हमारा नाम रिकमेंड किया कि वो एक अच्छे अफसर हैं, तो हमें कहीं ऊपर बुलाया गया। ऊपर बुलाए जाने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या पसंद। तो हमने कहा कि हम एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत समृद्ध बने, और अगर भारत को समृद्ध बनना है तो हमें 2 ही 4 चीज़ों पे काम करना है, ज़्यादा पे काम नहीं करना है। सबसे बड़ा काम उसमें एजुकेशन। तो एजुकेशन की 3 संस्थाएं हैं लखनऊ में, केजीएमसी लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी और एकेटीयू यूनिवर्सिटी। और रजिस्ट्रार का पद ऑफिशियल लेवल पे ब्यूरोक्रेटिक सबसे बड़ा होता है, आप इसमें से किसी एक में हमें कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तो बहुत छोटी चीज़ मांग रहे हैं, आप तो चाहें तो कुछ बड़ी चीज़ भी मांग सकते हैं। हमने कहा ना, हमें अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी। तो खैर अगले 24-48 घंटे में ऑर्डर आ गया, हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमें इस बात का पता चला कि सबसे ज़्यादा करप्शन तो एजुकेशन की फील्ड में है। जो देश का निर्माण कर रही है वही सबसे ज़्यादा करप्ट संस्था है।
तो उस दौरान वहाँ मैं सिर्फ 40 दिन रहा। 40 दिन में मैंने माननीय प्रधानमंत्री पहली बार 2017 के प्रचंड बहुमत के बाद पहली बार उनका आगमन होना था उत्तर प्रदेश की धरती पे। तो वो योगा डे का कार्यक्रम था 5 मई का, उससे पहले 4 मई को उनको जो AKTU का नया भवन है उसमें प्रोग्राम था। तो वो प्रोग्राम करने में मुझे करीब 30 दिन लगे और 40 दिन मेरा वहाँ पूरा कार्यकाल। ओके। अब इस 40 दिन में मुझसे 2-3 गलतियां हुई। गलतियां जो हुई हैं उसमें एक तो मैंने जो एक वहाँ अबुल कलाम सेंटर एक बना था जी, उसकी फाइल मंगाई। तो फाइल में मैंने देखा कि एक टाइल जो है, जो कारपेट टाइल होती है, उसका दाम पता नहीं क्या 10 गुना लिखा हुआ था, 10 गुना 50 गुना, हमें अब याद नहीं है फाइल में क्या था, शायद ऐसे ही था 5,000 रुपए की एक टाइल स्क्वायर फुट। हमने कहा ऐसी कौन सी टाइल है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये दुबई से आती है, इंजीनियर साहब ने कहा। फिर हमने देखा, हमने कहा सैंपल लाओ, तो सैंपल में तो वो इंडिया की ही टाइल थी। फिर हमने दाम पता किए तो उसके दाम जो फाइल पे लिखे हुए थे उससे करीब 10 गुना कम थे। तो हमने कहा कि ये हम भी जानते हैं कि सरकार में चोरी होती है तो कम से कम 2 गुना रख लेते, 3 गुना रख लेते। फिर हमने देखा कि ये एस्टिमेट किसने बनाया है। तो एस्टिमेट वो जो बनाया हुआ था वो आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही बनाया हुआ था, और उसका उस एस्टिमेट का कहीं भी कोई चेकिंग नहीं की गई थी। आम तौर पे जब कोई एस्टिमेट बनता है, बनने के बाद एक JE होता है, फिर AE होता है, सब लोग चेक करते हैं कि ये PWD रेट जो निकालता है उसके साथ है या जो चीज़ उस रेट कार्ड में नहीं है उसके अलावा वो मार्केट के हिसाब से। तो हमने कहा यार ये तो बिल्कुल तुम लोग सीना जोरी कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो खैर वो फाइल एक बार ही हमारे पास आई और वो इसलिए वो मामला कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि वो किसी IAS की पत्नी थी। ओके। जो मोहतरमा थी। दूसरी गलती हमसे ये हुई कि हम जो है ऐसे ही प्रोग्राम, ये जो है माननीय प्रधानमंत्री का चलने वाला था, आ रहा था मतलब, तो देर रात तक काम करते थे। तो 9, साढ़े 9 बजे, 8-9 बजे का टाइम था। तो हमने BC साहब से कहा कि ज़रा कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे घर आ जाओ। तो उनके घर में जब गया तो उनके बेडरूम टाइप का एक उन्होंने एक बनाया हुआ था। तो वहीं पे बहुत सारे सर्वर लगे हुए थे। अच्छा। सर्वर। हाँ। और उस समय UPSCE की काउंसलिंग चल रही थी। तो काउंसलिंग आपको मालूम है कि पूरी डिजिटल होती है। बिल्कुल। है ना, जिसको कहा जाता है डिजिटल होती है। अच्छा ये भी आपको बता दो कि इतने लंबे तजुर्बे के बाद सबसे आसान दुनिया में डिजिटल चोरी है, जो आप कर सकते हैं और आप कोई सबूत नहीं छोड़ते। तो डिजिटल मैंने कहा कि साहब एज अ रजिस्ट्रार ये जो सर्वर रखे हुए हैं ये तो इसके गार्जियन तो रजिस्ट्रार है। तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये आप अपने बेडरूम में नहीं रख सकते हैं, ये तो ऑफिस में रखी जाएगी। और वहाँ पे हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस भी थे जो आज की तारीख में कहीं डायरेक्टर हैं। तो खैर ये सब बातें हो गई। तो उन्होंने कहा मैं तो VC हूँ, मैं तो कहीं भी रख सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कहीं नहीं रख सकते हैं। कानूनी तौर पे जो है मैं इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार हूँ और रजिस्ट्रार के इज होल्डर ऑफ द सील ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट द VC। आपको बता दें मैं कानून का अच्छा बहुत जानकार हूँ। तो इसी तरह जब सील कर जो है कस्टोडियन रजिस्ट्रार है, तो अगर UPSCE की काउंसलिंग हो रही है तो सर्वर भी आपके बेडरूम में नहीं लग सकता।
मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई चोरी की, लेकिन उन 2 घटनाओं के बाद वो पोस्टिंग जो मैंने अपनी इच्छा से ली और 40 दिन में मुझे वहां से ट्रांसफर कर दिया, और आप कह रहे हैं कि जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो उन वीसी साहब ने एक बात मुझसे कही जो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है। ओके। उन्होंने कहा कि देखिए रजिस्ट्रार साहब, इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो भक्ति मार्ग के होते हैं। ज्ञान मार्ग के लोग कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बनते और बड़े पदों पे नहीं पहुंचते। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास भक्ति मार्ग का रास्ता नहीं है। अब तो मैं ज्ञान मार्ग चुन चुका हूं, और मैं जो भी हूं आज तक, मैं इस नौकरी में भक्ति मार्ग से नहीं आया आपकी तरह कि मुझे किसी ने अपॉइंट किया हो। मुझे किसी की कृपा की जरूरत नहीं है कि मैं किसी की भक्ति करूं। मैं ज्ञान मार्ग का आदमी हूं और ज्ञान मार्ग से ही चलूं। तो मैं ज्ञान मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी लोग कहते हैं कि भक्ति कर लीजिए, लेकिन मैं भक्ति वाला आदमी नहीं हूं। मेरा टेम्परेमेंट ही नहीं है भक्ति करने वाला। तो मैं तो ज्ञान से चलूंगा मरते वक्त। सर, एक बात जहन में आती है कि जो भक्ति मार्ग वाला जो पाथ है वो यहाँ पर बनाया किसने? देखिए, ब्यूरोक्रेट भक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका 35 साल सिक्योर है। पॉलिटिशियन भक्ति कर भी लेगा तो चुनाव हार जाएगा तो क्या होगा? सबको तो एमएलसी नहीं बना पाएंगे, सबको तो आप राज्यसभा का मेंबर नहीं बना पाएंगे। अल्टीमेटली आपको जाना तो पब्लिक के पास ही पड़ेगा, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के दरवाजे जाना पड़ेगा, लोगों के पैर छूने पड़ेंगे अगर आपको चुनाव जीतना है। तो मेहनत तो पॉलिटिशियन को करनी पड़ेगी ना। एक ब्यूरोक्रेटी है जो आ जाता है, इसीलिए आ जाता है, इसीलिए वो भक्ति मार्ग अपना रहा है क्योंकि उसके 35 साल सिक्योर है। सबसे पहले अगर कहीं अग्निवीर लाने की आवश्यकता है तो वो आईएएस आईपीएस में है और आर्मी के कैप्टन में, क्योंकि अंग्रेज लोग 3 साल का टेन्योर तय करके गए थे कि 3 साल का टेन्योर मैक्सिमम है। मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि उसके बाद आपकी लोगों से दोस्ती होने लगती है, फिर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो तय करके गए थे। तो 3 साल के अग्निवीर रखिए, उसके बाद आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करिए। किसने मना किया? ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। छोटे आदमी को अग्निवीर बनाने से क्या फायदा? जवान का काम क्या है? लीडरशिप उसका काम है नहीं, उसका काम तो लड़ना है। तो अग्निवीर तो लड़ना तो उसका धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा। बिल्कुल। तो आज आप अग्निवीर लागू कर दीजिए, देखिए सब भक्ति खत्म हो जाएगी सिस्टम से। आप प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन हम बता देंगे। ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं किया जा सकता। आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वीसी की जो पोस्टिंग है उसका सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नॉमिनेशन कर रहे हैं, और वीसी आपको बता दें ऑल इन ऑल है। मेरे को तो पता चला कि यूनिवर्सिटी में वीसी ऑल इन ऑल है। करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन की फाइल, उसमें कोई सरकारी चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं है। एस्टिमेट बन रहा है, एस्टिमेट बनने के बाद उसको देख भी कोई नहीं रहा है कि एस्टिमेट ठीक बना है कि नहीं बना है, और उसके बाद पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट होने में भी कोई चेक नहीं कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि यूनिवर्सिटी में वीसी जैसे ही कोई बनता है वैसे ही वो चाहता है कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए। चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, गेट बना दिया। अरे गेट बना देने से यूनिवर्सिटी कोई अच्छी हो जाएगी क्या? अगर बिल्डिंग से ही चीज चलती, देखिए कोई भी चीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से चलती है, और आज की तारीख में सॉफ्टवेयर इज द किंग। हार्डवेयर की सिर्फ कैपेबिलिटी है। तो इसी तरह गेट बना देने से
भक्ति मार्ग के लोगों को वीसी बना देने से हिंदुस्तान को आप गर्द में ले जा रहे हैं, और वो भी उस जगह। और आपको बता दें, वो अब्दुल कलाम सेंटर किसके पैसे से वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं? गरीब स्टूडेंट के पैसे से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो फीस उसने दी है काउंसलिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक किसी ने कहीं पर मैंने पढ़ा था, करप्शन के मामले में बड़ी अच्छी लाइन्स थी वो, रिश्वत खा रहे चुप रहिए, फूलते जा रहे चुप रहिए, शक्ल देखी न कभी दफ्तर की वो तनख्वाह पा रहे चुप रहिए, जिनको पानी नहीं था हासिल वो दूध में नहा रहे चुप रहिए। तो ब्यूरोक्रेसी में नो डाउट जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग हैं और उनकी एक अलग दुनिया है, और वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। देखिए, उसमें भी आपसे कहना चाहूँगा जी, कि दूसरे को लगता है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, हम उस सिस्टम के अंदर रहे हैं, हम थूकते हैं उनकी ज़िंदगी पर। तो इंटेलिजेंट होने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लीजिए। ये जो आपको जीवन मिला है, ये एक्सपीरियंस के लिए मिला है, और अगर आपको कहीं ताकत मिल जाती है तो आपको दूसरे की सहायता करने के लिए मिला है। अपने लिए जीना बहुत ही मतलब छोटा लक्ष्य है ज़िंदगी में। पॉलिटिक्स और धर्म, ये दो चीजें क्या पैरेलल चल रही हैं? दो चीजें अलग हैं, या दोनों चीजों को साथ में चलने की जरूरत है? क्या दोनों चीजें साथ में चलती हैं तो हमारा जो भारत है वो तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है या बढ़ेगा? आपका इसमें क्या नजरिया है? देखिए, धर्म का तो कोई रोल ही नहीं है पॉलिटिक्स में या गवर्नेंस में। देखिए, पॉलिटिक्स हम गलत इस्तेमाल करते हैं देश के प्रति, क्योंकि हम जो है ना, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड है। हमने उनको ज़रूरत से ज़्यादा जो है तवज्जो दे रखा है। आप बात करिए सिर्फ गवर्नेंस की, गवर्नेंस से ही देश सुधरेगा। तो गवर्नेंस में धर्म का कोई रोल नहीं। और दुनिया के जो विकसित देश हैं उन्होंने ये दिखा दिया है कि जहां पे धर्म सबसे ज्यादा कम है वहीं सबसे ज्यादा विकसित लोग हैं। बल्कि अथीस्ट जहां पर है, फिनलैंड जैसे देश की अगर हम बात करें तो वहां पर जो हैप्पीनेस का जो वो है वो सबसे ऊपर है दुनिया में। देखिए, आज की तारीख में आप यूरोप में अगर किसी से पूछेंगे आपका रिलीजन कौन है, क्या है आपका रिलीजन, तो वो ये कहता है कि रिलीजन से मतलब हमारा ये है कि मरने के बाद किस तरह या दफनाए जाएंगे या जलाए जाएंगे, इसी से मतलब है। और बेसिकली ह्यूमैनिटी के अलावा दुनिया में कोई रिलीजन है ही नहीं। और गवर्नेंस जो है वो ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है, वो किसी धर्म पे बेस्ड नहीं है। ये तो भारत के जज हैं जो फैसला करने से पहले राम से पूछ रहे हैं। देखिए, धर्म जब एंटर क्यों होता है, देखिए हर एक चीज़ का एक सोशल कल्चरल फिनोमेना है। जो ये आप कह रहे हैं कि धर्म हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ये एक सोशल कल्चरल फिनोमेना है जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट को स्टडी करना चाहिए। मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको स्टडी करता हूँ। तो स्टडी करने में ये है कि बहुत जैसे जो भारत देश है हमारा, ये बहुत समृद्ध तो है नहीं। इस समय ये है कि अगर मतलब आपके पास कोई सामान है तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से 100 लोगों को देना है। तो उन 100 लोगों को देने के में फिर आप देखते हैं कि हमारे धर्म के लोग होने चाहिए। हमारे ये लिए तभी देखिए, धर्म वहां आता है जहां डिस्क्रेशन होता है, करप्शन वहीं आता है जहां डिस्क्रेशन है हमारे पास। जहां पे इक्वालिटी है, जहां पे चाय सबके लिए है, वहां आप धर्म के हिसाब से तो देंगे नहीं। ट्रू। जहां पे 100 लोग खड़े हैं, चाय सिर्फ 20 है, तो आप क्या कहोगे? फिर आप देखते हो कि हमारे गांव का कौन है, हमारे धर्म का कौन है, हमारी जाति का कौन हमारी है, जाति का कौन है। और दूसरा यह है कि हम तो इसको जब सोशो कल्चरली स्टडी करते हैं तो धर्म को इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कुछ जातियां जो जिनको दबा के रखा गया था पिछले 2000 सालों से, अब वो एजुकेट हो रही हैं,
उनको पता चल रहा है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन ना कर पाए, इसके लिए उसके सामने धर्म का पर्दा लाया जा रहा है। क्योंकि ये सारा जो धर्म है ये सिर्फ उसी को ढकने के लिए है और उसी को बनाने के लिए है कि आप कभी राइज ना कर पाए, आप ये ना कह पाए कि हम भी समाज में बराबर के हिस्सेदार हैं। बिल्कुल। अभी तो हम मजहब की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक धर्म के अंदर की बात कर रहे हैं। धर्म के अंदर पहले जो हम तो कहते हैं कि जो पहले सब धर्म है, पहले इक्वालिटी तो लाओ, फिर रिफॉर्म की बात करो। आप धर्म के अंदर रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करते हो? आप जो है कहते हो कि ये कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कर लो साला कन्वर्जन। कौन रोक रहा है? हम कह रहे हैं हिंदू धर्म कन्वर्जन करो लोगों का, अगर औकात है तुम्हारी। बिल्कुल, आप कर सकते हैं, डिजर्व करते हैं तो करिए। आप कौन रोका है आपको? किसने रोका है? कौन रोक रहा है आपको? अभी कल 25 दिसंबर में कई जगह पे लोगों ने जो है घटनाएं हुई। हम तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, हमको साला किसी ने क्रिश्चियन नहीं बनाया। और हम तो कहते हैं वो हिंदू जो साला डरा हुआ है, अगर हमारे जैसे आप हमको आरएसएस का हेड बना दीजिए, जो हिंदू डरा हुआ है हम साले को हिंदू धर्म से बाहर कर देंगे। मुझे डरा हुआ हिंदू चाहिए ही नहीं। भाई किस बात से डर रहे हो तुम? अगर हिंदू हो और डर रहे हो तो यू आर नॉट फिट टू बी ए हिंदू। ये बड़ा सवाल है कि हिंदू हो और आप डर रहे हो, और आपको डरा कौन रहा है? हाँ, हमें भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको डरा कौन रहा है। आपको इनसिक्योरिटी किससे है? हाँ, तो हमें लोग बताएं किस बात से इनसिक्योरिटी है। लोग कहते हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम मुसलमान से क्यों डरे? मुसलमान हमसे डरते हैं? भाई डबल इंजन की सरकार है, चारों तरफ भगवा लहरा रहा है, सारी चीजें बढ़िया चाहे जो अपनी लहरा है। है, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। अगर हम सिर्फ धर्म की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिकल, तो तुमको डरा कौन रहा है? और जो डरा रहा है बताओ, मेरे पास आओ। आपका कौन मना कर रहा है कि आप मंदिर में पूजा करने मत जाइए? हाँ, या फिर आप इस तरीके का अनुष्ठान मत करिए, आप श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन मत करिए? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? और जो मना कर रहा है, अगर सरकार इलाज उसका नहीं कर पा रही तो मेरे पास आ जाइए, मैं इलाज कर दूंगा। तो आपको ये कहना कि डरा हुआ है, कौन डर रहा? मतलब हम तो उनको हिंदू धर्म से बाहर करो जो डर रहे हैं। हमें डरा हुआ हिंदू चाहिए ही नहीं। बिल्कुल क्लियर आपको बता रहे हैं, हम तो रामवंशी हैं। हम तो कह रहे हैं, बिल्कुल दावा कह के कहते हैं कि हमें डरे हुए हिंदू नहीं चाहिए धर्म। बिना ब्यूरोक्रेट की मदद के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान का कानून ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने वाले ब्यूरोक्रेट हैं। आप कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो हैं वो धर्म को लेकर आए, हम कहते हैं पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट दोनों धर्म को लेकर आए। एक आदमी ला ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि धर्म को लाने के लिए एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। वो एक्शन करेगा कौन? ब्यूरोक्रेट करेगा। और अगर ब्यूरोक्रेट एक्शन लेने से मना कर दे तो उसको जो है ट्रांसफर कर दोगे आप, यही तो करोगे ना। लेकिन ब्यूरोक्रेट के पास ये चॉइस है कि वो एक्शन लेने को मना कर सकता है, जो उसको ठीक नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। और हमको नहीं ठीक लगता था, हम नहीं करते थे। अब कहिए अमिताभ बच्चन मजबूर है। हाँ। तुम साला इतना बड़ा आदमी हो के अगर तुम मजबूर हो, हाँ, तो वो इससे अच्छा तो रिक्शे वाला बनते हैं। रिक्शे वाला मजबूर नहीं है, तो हु इज लीडिंग अ बेटर लाइफ? यू टेल मी। मैंने अपने सामने ब्यूरोक्रेट्स को ये बात सही है पैर छूते देखा है पॉलिटिशियंस के, और हाँ। ऐसे पॉलिटिशियंस जिनकी कोई औकात नहीं है, वो चंद टाइम के लिए एक किसी स्पेसिफिक पोस्ट पर आके बैठ जाते हैं। हाँ। और वहां पर जो भक्ति भावना वाला है, चरण वंदना वाला है, वो मैंने अपने सामने करते हुए लोगों को देखा है, और वरिष्ठ लोगों को देखा है। फिर आप कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर है? पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता है सर, ऐसा मुझे लगता है। घंटा रहता है, घंटे का पॉलिटिकल प्रेशर।
तो क्यों, मतलब क्यों, जब जब कोई प्रेशर नहीं है हाँ। और ब्यूरोक्रेट्स के ही हाथ में पावर है, तो क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स एक अपनी लॉबी क्रिएट करके, या संविधान उनको वो देता है, अधिकार देता है, ब्यूरोक्रेट्स की अपने अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको प्रयोग करके क्यों नहीं एक समरसता पैदा कर सकते हैं, या उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं जिस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हो पाता? फिर कौन सा प्रेशर रोक लेता है, और वो प्रेशर आता कहाँ से है? पहले तो जनता ये बताए, या जो जो जी। कॉमन लोग हैं जी। ये बताएं कि ये बहुत ही बड़ा परसेप्शन और मिथ क्रिएट किया गया है कि ब्यूरोक्रेट के ऊपर बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है। देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर को मैं डिफाइन करता हूं। आपने मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो देखा है NHIA में कि नहीं देखा है? देखा जी। उसमें एक मोहतरमा है। पॉलिटिकल प्रेशर ये है कि आप नंगे हैं कार में, हाईवे में आप नंगे होने के बावजूद झुकने को तैयार हैं, तो आपसे सांसद काम कराएगा। और इतना कमजोर, अगर मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी इतनी ही कमजोर है, तो हमें इतनी कमजोर ब्यूरोक्रेसी चाहिए ही नहीं हिंदुस्तान में। जैसे हमें कमजोर हिंदू नहीं चाहिए, वैसे हमें कमजोर ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए। और ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं होता है। देखिए, तभी हमने कहा कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि आप न्याय करेंगे। जिस दिन हम नौकरी में आए, हमारे पिताजी ने कहा कि आज से तुम्हारा ना कोई धर्म है ना कोई जात है, तुमको सबके साथ न्याय करना है। तो अगर इस तरह के SDM आ रहे हैं और इस तरह के DM आ रहे हैं, तो या तो सिलेक्शन प्रोसेस में भक्ति मार्ग चल रहा है, या ट्रेनिंग प्रोसेस में भक्ति मार्ग चल रहा है। ये हिंदुस्तान हमें कहीं नहीं ले जाएगा। चाइना आज हमसे 500 साल आगे है, और अगर हम यही भक्ति मार्ग अपनाते रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जो आप भक्ति कह रहे हैं, वो भक्ति वन वे स्ट्रीट है। जहां लोग पैसा दान करते हैं, वो पैसा समाज में वापस आ नहीं रहा है। कि आप भुक्त भोगी रहे हैं सिस्टम के, आप बहुत अंदर तक चीजों को आपने उसको महसूस किया है, और आपकी पैनी नजर है, तो आप बेहतर तरीके से उसको रख सकते हैं। फिलहाल हम मीडिया के ऊपर कुछ थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मीडिया का कोई रेलेवेंस नहीं है आज की तारीख में गवर्नेंस में। क्योंकि हर आदमी के पास फोन में कैमरा है, हर आदमी पत्रकार है, और मीडिया से ज्यादा सरकारी IAS अधिकारी भी नहीं है। क्योंकि मीडिया जो खाना खा रहा है अपने घर में, वो टैक्स पेयर मनी से है। जिस घर में रह रहा है वो टैक्स पेयर मनी से है। सब कुछ उसका टैक्स पेयर मनी से है। अब तो सरकार जो है 15 करोड़ रुपए पर एनम पे पत्रकार रख रही है, और इस सरकार ने तो ऐसा कीर्तिमान बना दिया है कि सबसे भ्रष्ट आदमी को उन्होंने चेयरमैन बनाया प्रसार भारती का। तो मैं तो सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक नया कीर्तिमान बनाया है। आशा करूंगा कि और IAS भी उतना ही भ्रष्ट होने की कोशिश करेंगे, तो उनको दूसरी जगह चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मीडिया को दिए हुए मकान छीन लेने चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों आ रहे हैं मीडिया में? ये तो अगर सूचना विभाग है और टैक्स पेयर मनी है, तो पत्रकार को मकान देने की जरूरत क्या है? पत्रकार को तो कार दी जा रही है, हवाई जहाज की यात्रा दी जा रही है, और भी बहुत कुछ दिया जा रहा है। सभी पत्रकारों को नहीं, लेकिन तो भक्ति मार्ग वालों को दिया जा रहा है। ज्ञान का कोई काम नहीं है। देखिए, ज्ञान से सिर्फ आप सिलेक्शन में IAS बन सकते हैं, लेकिन मीडिया में तो सिर्फ भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में कम से कम बाकी जगह प्रोसेस तो सिलेक्शन का है ना कोई। मीडिया तो नॉनसेंस है। मीडिया को तो खत्म कर देना चाहिए। सरकार और मीडिया का कोई संबंध नहीं है आज की तारीख। चौथा स्तंभ है, खत्म तो नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, रीअरेंज किया जा सकता है उसको। चौथा स्तंभ क्या? चौथा स्तंभ हटा दीजिए। हम तो उसको अब चौथा स्तंभ मानते ही नहीं। तो चौथा स्तंभ तब तक था जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जब तक लोगों के हाथ में कैमरा नहीं था, लोगों के हाथ में माइक्रोफोन नहीं था। अगर आपने काम अच्छे किए होंगे, आप तो हिंदू धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म में कहते हो कि कर्म ही सब कुछ है। तो कर्म है तो कर्म करो ना। कर्म कर नहीं रहे हो, तमाशा फैलाए हुए हो। मेरी तो भगवान राम से बात होती है,
उन्होंने कहा कि जो है इस सरकार ने मेरे साथ जो किया वो बहुत ही बुरा किया। एक तो उन्होंने मेरी मूर्ति काली बनवा दी। तो भगवान राम तो सांवले कलर के वैसे भी थे। सांवले तो कृष्ण भगवान थे भाई, हम तो रामवंशी हैं, हमारे भगवान तो कभी काले नहीं थे। राम का ऐसा सुनने में आता है कि सांवला वर्ण उनका था। तो सांवले थे, काले तो कभी नहीं थे। काले नहीं थे, हाँ काले नहीं थे। तो इससे तो एक तो वो मेरी बात हुई है, वो बहुत नाराज हैं। अच्छा। दूसरी बात जो है वो इस बात से नाराज हैं कि जिस आदमी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई उसी को आपने राम मंदिर का ट्रस्ट का जो है सर्वे सर्वा बना दिया। तो आप देख रहे हैं ये जो उथल पुथल चल रही है पॉलिटिक्स में, और यहाँ कुंभ का मेला इतना अच्छा कराने के बाद भी भगदड़ हो रही है, ये सब राम जी सर्वे का सर्वा, श्राप है। हाँ सर्वे सर्वा मतलब वहां पर जो समाजवादी पार्टी के जो जीत हुई है उससे आपका आशय है क्या? नहीं, हम पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहे हैं, हम अच्छा, तो अच्छा, धार्मिक अच्छा। बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, गॉट इट। कुंभ में जो अगर भगदड़ हुई, लोग मारे गए, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इंतजाम के बाद, तो वो राम जी का श्राप ही तो था। और अभी देखिएगा आप 2026 में क्या पॉलिटिकल उथल पुथल होता है, क्योंकि राम जी खुश नहीं है। हमारे भगवान राम काले कभी थे ही नहीं, और वो भी वहां जहां जन्म स्थान में, जन्म में तो वो काले थे ही नहीं। ये काले भगवान कैसे हो गए हमारे, आप बताइए। ये तो हमारी आस्था को चोट पहुंचाई है इस सरकार ने। अब मैं एफआईआर नहीं कर सकता जैसे और लोग करते हैं कि मेरी आस्था को, ये भगवान राम काले कैसे हो गए। और वो तो भगवान राम तो, मेरी बात हुई है उनसे, वो तो सिर्फ संस्कृत बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। अच्छा, भगवान राम संस्कृत बोलते हैं? हाँ, संस्कृत बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। वो मराठी तो बोलते नहीं, तो कैसे आरएसएस वाले कहते हैं कि भगवान राम उनके हैं? अरे सर, अब ये तो बात त्रेता युग की है, मतलब आज के 8.5 लाख साल तो गुप्तार घाट पे लिखा हुआ है। इसके प्लस 1 लाख साल और मिला दी तो 9.5 लाख साल पहले त्रेता युग था। अब उस समय कौन सी भाषा थी, कौन सी भाषा नहीं थी, मराठी थी, संस्कृत थी, कौन सी भाषा थी? नहीं, हमारी तो बात होती है ना भाई, धीरेन्द्र शास्त्री की जब हनुमान जी से बात हो जाती है तो हनुमान जी भक्ति मार्ग वाले आदमी हैं, राम जी जो हैं वो ज्ञान मार्ग के आदमी हैं। तो मेरी बात जो है भगवान राम से होती है, हम तो रामवंशी हैं। तो हमारी उनसे बात हुई है, जो बात हुई है आपसे बता रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप भगवान राम जी से बात करिए। हाँ, भगवान राम जी से बात कर लिए, जैसे कि बाकी लोग करते हैं जो हाँ। दावा करते हैं। बागेश्वर धाम वाले तो अक्सर बात करते रहे, तो वो किसी से भी बात करते हैं, उनके पास सभी लोगों के नंबर हैं। हाँ, तो हम तो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 3 सब्जेक्ट में हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं हाँ हाँ हाँ। और विदेश से भी पढ़ के आए हैं। इंडिविजुअल सोच, अगर जैसे आपका भी दिमाग है, हमारा भी दिमाग है, हाँ हाँ आपने एक निर्णय लिया, स्वैच्छिक आपने संन्यास ले लिया, अपनी सेवानिवृत्ति ले ली, आपका अपना निर्णय था और आपकी आत्मा ने वो किया, आपने उसको एग्जीक्यूट किया, आप अपने स्वाभिमान के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ जा रहे हैं। तो क्या और दूसरे लोगों को भी इस तरीके से कुछ त्याग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और देखिए, हम वो चीजें खरीद रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उस पैसे से खरीद रहे हैं जो हमारे पास है नहीं, और वो इकट्ठा कर रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल कभी कर नहीं पाएंगे। मैंने तो बड़े बड़े पैसे वालों को देखा, बिल्कुल सारा पैसा धरा का धरा रह गया। उन्हीं से तो मैंने सीखा कि साला ये जब पैसा मतलब पे काम नहीं आएगा तो ये बोरियों में भरा हुआ किस के काम आया इनके। तो ये तो आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। आपको यही तो, आपको जो आप कह रहे हैं, ये धर्म वर्म की बातें इसीलिए लाई गई हैं कि आप सोचना बंद कर दें। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सिर्फ एक गलती की, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, बस जेल नहीं गए, तो आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं। भाई जेल जाने के बाद देखिए, एक तो आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन जाते हैं, होम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटी आप क्रॉस कर लेते हैं। और जेल भी ऐसी चीज है, कितने लोगों को डालोगे जेल में? ये तो अभी कम लोग हैं जो आप एफआईआर करके जेल में डाल रहे हो। ज्यादा लोग पैदा हो जाएंगे तो पुलिस की तो कोई गोली नहीं काम आती, मैंने खुद देखा है। एसपी के हाथ कांपने लगते हैं, खुद गोली चलानी पड़ती है हवा में। तो सब कहने सुनने की बातें हैं। जिस दिन पब्लिक जागेगी उस दिन सब खत्म हो जाएगा, उखाड़ के फेंक देगी।
डेफिनेटली डॉक्टर राकेश वर्मा जी का जो नज़रिया है वो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव है। और जावेद अख्तर साहब के मामा जी इसरारुल हक मजाज साहब, मजाज लखनवी साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मुझे बहुत पसंद है वो लाइन। आज के मौजू है वो सिनेरियो में, कुफ्रो अलहाद से नफरत है मुझे और मजहब से बेजार हूं मैं, एक लपकता हुआ शोला हूं मैं, एक चलती हुई तलवार हूं मैं। तो डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं आज के यूथ को लेके, जिस तरीके से डेफिनेटली चेंज होगा। और हमारे हिंदुस्तान की ये खासियत रही है, ये खूबी रही है कि एक टाइम तक, एक सर्टेन टाइम तक हिंदुस्तान बर्दाश्त करता है चीज़ों को, और एक टाइम के बाद वो चाहे कोई भी हो, इतिहास भरा पड़ा हुआ है, हूड़ कुशाड़ ये वो मुगल अंग्रेज दुनिया भर के लोग आए, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उनको जाना पड़ा। यहाँ की जब यूथ की ताकत जब जागती है, यहाँ की एनर्जी जागती है, हिंदुस्तान जब जागता है, तो फिर वो फैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बात करके अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग वार्म अप हुए हैं आपसे बात करके, सच में। अभी इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे आपके अनुभव हैं, और चूंकि आप शायराना मिजाज के भी व्यक्ति हैं, आप लिखते भी बहुत अच्छा है। आपकी किताब मैं इसको बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ूंगा। मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा, ये किताब मेरे ख्याल से अमेजोन पर भी होगी। ये ट्रोल पुराण, राहु से राहुल की यात्रा, ये बहुत ही सुंदर किताब है। पावर, पॉलिटिक्स एंड परसेप्शन को लेके सर ने एक अपना इसमें नज़रिया रखा है, और मैं इसको बहुत जिज्ञासा है मुझे इसको पढ़ने की, मैं डेफिनेटली इसको पढ़ूंगा। 286 पेज की, 87 पेज की किताब है, फिक्शन है ये, सिमिलर फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही मिला के सर ने इसको लिखा है। बहुत प्यारी किताब है, बिल्कुल पढ़िएगा आप लोग। इस किताब को पढ़ के एक बार फिर से आपसे भेंट करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, और फिर देखते हैं। आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है सर बात करने में, और एक नया नज़रिया भी मिल रहा है, हम सभी को मिल रहा है, और ज़रूरत भी है कुछ चेंज की, कुछ म्यूटेशन की आवश्यकता भी है कि हम कुछ नया सोचें। क्यों हम पुराने रीति रिवाजों में, पुराने वही सब घिसे पिटे सवालों में घूमते रहें? तो कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।